Welcome back once again, my dear students. Today we have discussed about the characteristic properties of the stationary waves. So let us write down the heading, characteristics of stationary waves. देखिए स्टेशनरी वेव आप इंट्रोडक्शन तो जान ही चुके हैं, बाय द वे किसी ने नहीं समझा है तो एक बार थोड़ा सा बता देते हैं। एक्चुअल में जो स्टेशनरी वेव्स हैं ये रिजल्ट है प्रोग्रेसिव वेव का। When two progressive waves of equal amplitude with equal frequency propagates in same path but in opposite direction, superimpose, then they form a resultant wave which appear stationary in the medium. So it is known as stationary wave. ठीक है, दो प्रोग्रेसिव वेव जब अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं एक ही पाथ में और सुपर इंपोज कर जाती हैं तो उनसे जो रिजल्टेंट वेव बनती वो ऐसा अपीयर होती जैसे वो रुकी हुई हो। इसको मैंने डायग्राम में आपको समझाया भी था, फिर भी एक बार देख लीजिए। कुछ इस तरीके से हमने सेगमेंट बनाए थे, आपको याद होगा। एक वेव इधर से जा रही होती है और एक इसके रिवर्स में आ रही होती है। इस तरह से जो बनता है इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव। मतलब ये एक प्रोग्रेसिव है और एक ये प्रोग्रेसिव, दोनों एक ही मतलब बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर आई हैं। बाउंड्री कंडीशन पीछे बता चुका हूं मैं। ये जो सेगमेंट होते हैं ये वाले, ध्यान देना, इसको नोड बोलते हैं जो जीरो पर होते हैं। ये नोड है, इनको रेस्ट पोजीशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन होती है इसको बोलते हैं एंटी नोड। क्या बोलते हैं? एंटी नोड। ये जरूर आप जान लीजिए। जो ये इतना हिस्सा है ये लूप या सेगमेंट बोला जाएगा। एक लूप ये है, दूसरा लूप ये है। ऐसे 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 दिखती हैं, हमेशा ऐसा लूप दिखा करता है उसमें। तो ये आप इस चीज को जान लीजिए। अब मैं कैरेक्टर्स बताने वाला हूं, उनमें इन लूप का बड़ा यूज है। कैरेक्टर्स जो मैं डिस्कस करूंगा उनमें इन लूप का बहुत यूज है। आप ध्यान रखिए, सब कैरेक्टर लूप के अकॉर्डिंग ही डिफाइन होने हैं। सबसे पहला कैरेक्टर जो आपको तैयार करना है, सुन लीजिए। द डिस्टर्बेंस डज नॉट एडवांस फॉरवर्ड। देखो जो प्रोग्रेसिव वेव थी उसमें जो आपने डिस्टर्बेंस पैदा किया था ना, वो जहां जनरेट होता है उससे आगे की तरफ और बढ़ता चला जाता है प्रोग्रेसिव में, तभी तो उनका नाम प्रोग्रेसिव है। वहां डिस्टर्बेंस प्रोग्रेस करता है, यहां डिस्टर्बेंस प्रोग्रेस नहीं करेगा। एज इट इज जहां पैदा हुआ है जनरेट हुआ उसी जगह दिखेगा आपको, इसीलिए तो नाम है इसका स्टेशनरी वेव। तो फर्स्ट कैरेक्टर स्टेशनरी वेव का हुआ कि जो डिस्टर्बेंस है वो डज नॉट एडवांस। ओके। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, all particles of the medium gives SHM। SHM ही है यहां भी, बट हां कुछ पार्टिकल्स हैं जो SHM नहीं करते। कौन? जो नोड पर होंगे। कहां होंगे? नोड्स का डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। वो हमेशा जीरो पे रहते हैं, इसका मतलब वो वाइब्रेट नहीं कर रहे होते हैं। तो देखो मैंने लिखा है एक्सेप्ट नोड्स। नोड्स वालों को छोड़ करके सभी पार्टिकल्स एसएचएम करते हैं। ये कैरेक्टर याद रखिए, ऑब्जेक्टिव जो आएंगे इस चैप्टर से वो इन कैरेक्टर्स में से उठेंगे। कैरेक्टरिस्टिक जरूरी नहीं लिखने को आए, ये मेरा टारगेट पढ़ाने का क्या है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आप कैसे कर पाएंगे उसके लिए बता रहा हूं। एक और सुनिए अगला, द मीडियम इज ब्रोकन इनटू लूप्स और सेगमेंट। देखो अभी मैंने डायग्राम में शो किया है, मीडियम इस तरीके से ब्रोक हो जाता है, दो नोड्स के बिटवीन एक सेगमेंट, फिर अगले टू नोड्स के बिटवीन एक सेगमेंट। तो ये सेगमेंट या लूप बोलते हैं। तो पूरा का पूरा मीडियम इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यानी जब स्टेशनरी वेव्स होंगी तो मीडियम किसमें ब्रेक हो जाएगा? नोड्स और नोड्स के बिटवीन सेगमेंट बनाएगा, लूप बनाएगा। द स्पेस बिटवीन सक्सेसिव नोड और सक्सेसिव एंटी नोड कितना होता है? लैम्डा बाय 2। ये पीछे भी डिस्कस कर चुका हूं। यानी जो एक लूप प्रिपेयर होता है तो दो नोड्स बनाते हैं लूप को। देखो लूप किससे बनता है? लूप इज फॉर्म बिटवीन टू नोड्स। देखो इन दोनों नोड्स के बिटवीन सेपरेशन अगर आपसे मांगा जाए तो आप क्या बताओगे? लैम्डा बाय 2। या दो एंटी नोड्स के बिटवीन, देखो ध्यान देना, अगर दो एंटी नोड हो, एक एंटी नोड है एक एंटी नोड है, तो भी लैम्डा बाय 2। दोनों एंटी नोड्स के बिटवीन, दो एंटी नोड्स के बिटवीन मांगे तो भी लैम्डा बाय 2, दो नोड्स के बिटवीन तो भी लैम्डा बाय 2। हां
अगर एक एंटी नोड और एक नोड हो, जैसे ये एंटी नोड हुआ और ये नोड, तो λ/4 है। ये भी एक कैरेक्टर की तरह आप तैयार कर सकते हो। द एम्पलीट्यूड्स ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर डिफरेंट। जैसे कि एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल नोड के लिए इनकी वैल्यू कितनी होती है? 0। नोड के पॉइंट्स, जो पॉइंट्स नोड पर होते हैं ना, उनका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0। हर पार्टिकल का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगा, जैसे कि नोड वालों का 0 और एंटी नोड वालों का मैक्सिमम। ठीक है। एक और कैरेक्टरिस्टिक, वेलोसिटी की बात करें हम, जो एंटी नोड पे होंगे मैक्सिमम वेलोसिटी पे होंगे, नोड पे होंगे वो रेस्ट पर होंगे। तो सभी पार्टिकल की जैसे एम्पलीट्यूड अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, वैसे ही इनकी वेलोसिटी भी डिफर करती है। देखो, ऑल पार्टिकल्स, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। इट इज 0 फॉर नोड। ऑल पार्टिकल्स बिटवीन टू नोड्स वाइब्रेट इन सेम फेज। सुनिए, ये 2 नोड है, इन दोनों नोड्स के बिटवीन जितने भी पार्टिकल्स होंगे, इनके वाइब्रेशन का फेज सेम होगा। लेकिन नोड के दूसरी साइड वालों से अगर मैच कराओगे, देखो मतलब जैसे ये अगला नोड आया, तो इस नोड, देखो यहां पर ध्यान दे, ये नोड है, नोड के इस साइड वाले पार्टिकल्स का फेज और दूसरे साइड वाले पार्टिकल का फेज अपोजिट होगा। मतलब नोड के इधर साइड अगर पार्टिकल आपको कंपेयर करने हो, तो उनका फेज कैसा होगा? अपोजिट फेज में होंगे, वाइब्रेट करेंगे। लेकिन अगर दोनों नोड्स के बिटवीन देखना हो, तो फिर सेम फेज। क्लियर बात है? यहां पर मैंने ये बताई, ट्वाइस इन ईच साइकिल एनर्जी बिकम्स कंप्लीटली काइनेटिक एंड कंप्लीटली पोटेंशियल। 2 बार पूरा साइकिल कंप्लीट होने में, 2 बार वो पूरी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो चुकी होती है? काइनेटिक में। और 2 बार पूरी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो चुकी होती है। ठीक है, ऐसा 2 बार होता है एक ऑर्बिट पूरा होने में। नो एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन सेगमेंट टू अदर। एक सेगमेंट की एनर्जी, जैसे मैंने ये बोला, ये 2 सेगमेंट्स है, तो इधर की एनर्जी उस तरफ नहीं जाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि बीच में कौन है? नोड है, और नोड पे हमेशा रेस्ट पोजीशन है, वो मूव ही नहीं करेगा, तो एनर्जी इधर की उधर जाने नहीं देगा, ना उधर की इधर आएगी। तो 2 सेगमेंट की एनर्जी कभी आपस में एक्सचेंज नहीं होगी। तो यही बात मैंने कहा, नो एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन सेगमेंट टू अदर सिंस नोड आर एट रेस्ट। ये पॉइंट्स नोट कर लें आप।